जस्टिस इन द डार्क के 16th एपिसोड के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा फेदू जाग जाता है पर वो हिल नहीं सकता और कुछ बोल नहीं सकता। वेंजो उसके साथ खाने के लिए आता है ताकि उसे कंपनी मिलती रहे। एसआईडी केस का आगे इन्वेस्टिगेट करती है और उन्हें ऑलमोस्ट सब कुछ पता चल जाता है। उन्हें सिर्फ इतना नहीं पता कि दोंग शाओचियान को किसने मार डाला। 15 दिन के बाद वेंजो एसआईडी पे वापस जाता है और उसके अगले ही दिन एसआईडी को एक कॉल आता है। एक अपार्टमेंट के अंदर कुछ पुलिस ऑफिसर्स को एक डेड बॉडी मिलती है, तो इसलिए वो एसआईडी को कॉल करते हैं। वेंजो लंगड़ाते हुए क्राइम सीन पे पहुंचता है। कोई भी उस घर के अंदर कुछ मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता था क्योंकि डेड बॉडी की स्मेल उतनी ज्यादा थी। लंग चियाओ अपार्टमेंट के बाहर आ जाती है और कहती है, आपका नाक खराब है क्या? वेंजो कहता है कि एक पुलिस ऑफिसर को इस सब की आदत होनी चाहिए। फिर वो मेडिकल एग्जामिनर को कहता है, इनफ, अब तुम ये ले जाओ। तावरान उसे एक फोल्डर देता है जो बेड में पिलो के नीचे था। वो फोल्डर तो काफी नॉर्मल था, उसमें सिर्फ कितने पेपर्स थे और हर पेज पे कोई फोटोग्राफ लगाया था और उसके नीचे नेम, सेक्स, होम एड्रेस और ऐसी बाकी की बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी थी। कितने पेजेस प्रिंटेड थे और कितने हैंड रिटन थे, और जिस किसी ने भी ये लिखा था उसने काफ़ी सारी स्पेलिंग मिस्टेक की थी। फोल्डर के पहले ही पेज पे दोंग शाओचिन का फोटो था और उसके फोटो के ऊपर एक बड़ा रेड एक्स किया हुआ था। इसी की वजह से एसआईडी इतनी जल्दी आ गई। उनके बाजू में एक जो पुलिस खड़ा था वो कहता है, ये एक छोटे बच्चे की हैंडराइटिंग जैसा क्यों लगता है? तावरान कहता है, तब तो ये बहुत बड़ा छोटा बच्चा होगा जो जीने के लिए लोगों का खून करता है। तावरान फिर अपार्टमेंट में देखता है। वो एक स्टूडियो अपार्टमेंट होता है। बाथरूम के साथ उसमें एक ही रूम होता है और उसमें और कुछ ज़्यादा नहीं होता। वो जो रेफ्रिजरेटर था जिसमें बॉडी रखी थी वो है, एक गंदा काउच है, एक छोटा सा कॉफ़ी टेबल है, एक पुराने स्टाइल का कैबिनेट है, एक पुराना टीवी है और एक कैंप बेड है। इसके सिवाय और कुछ भी नहीं है। कैबिनेट के नीचे एक सूटकेस है जिसमें कुछ कपड़े हैं और क्राइम्स करने के औजार हैं। रबर ग्लव्स, हेड कवरिंग, रेन बूट्स, टार्प, इलीगल कटिंग टूल्स, एक आयरन की हथौड़ी, एक टेजर और कुछ लॉक पिकिंग के टूल्स हैं। कैबिनेट के बीच में 100 युआन के नोट्स हैं जो बहुत अच्छे से डिस्प्ले करके रखे हैं। वो 1 या 200,000 जितने होंगे। वेंजो हानियांग को पूछता है, ये कौन था? हानियांग उसके वॉलेट में से एक आईडी कार्ड निकालता है और कहता है, वांग शिंगचिन, मेल 39, और मैंने अभी देखा कि इसका आईडी कार्ड फेक है। वेंजो कहता है, जिन लोगों को फेक आईडीज़ की ज़रूरत होती है यूजुअली उनके रिकॉर्ड्स होते हैं। ये लाइकली है कि ये एक एस्केप्ड क्रिमिनल है, तो डेटाबेस में जाओ और कंपेयर करो। हानियांग हाँ कह के चला जाता है। तावरान कैश काउंट करके कहता है, यहाँ पे 1,20,000 युआन है। दोंग शाओचिन की डिटेल्स वाले पेज में यही नंबर लिखा है। इन पैसों से ही उसकी सुपारी दी गई होगी। इसके लास्ट टेकआउट की रिसीट का डेट दोंग शाओचिन के मौत के एक दिन पहले का है। अगर ये किलर ने दोंग शाओचिन को मारा है तो ये लाइकली है कि पैसा मिलने के बाद ही वो मर गया। इसके जैसे क्रिमिनल्स हमेशा लिव इन द मोमेंट वाले होते हैं। वेंजो उसे सिक्योरिटी कैमरास को इन्वेस्टिगेट करने का कहता है। वेंजो भी रूम के बाहर आता है और एकदम से वो सोचता है यही वो की एविडेंस है जिसका वो वेट कर रहे थे। वेंजो की बात जैसे भगवान ने मान ली हो। कुछ दिनों के बाद फोटोग्राफ और डीएनए यूज़ करके उन्हें ये क्रिमिनल की रियल आइडेंटिटी पता चलती है। उसका ओरिजिनल नेम वांग ली है। वो एक लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर था जिसके गैम्बलिंग एडिक्शन की वजह से उसे कर्जा हुआ था और फिर डेस्परेशन में उसने अपने क्रेडिटर और अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था और फिर वो भाग गया। लोकल पुलिस ने उसे वांटेड लिस्ट पे रखा था। उनको नहीं पता था कि वो ऐसे बिजनेस में चला जाएगा। मेडिकल एग्जामिनर्स कंफर्म करते हैं कि वांग ली का कॉज ऑफ डेथ पॉइजनिंग है। उसके स्टमक कंटेंट्स में बियर था, तो लाइकली ये पॉइजन बियर के साथ मिक्स करके उसे पिलाया गया है। पर उन्हें अपार्टमेंट पे ऐसी कोई खाली बियर की बोतल नहीं मिली। इसके सिवाय पुलिस को उसके अपार्टमेंट पे एक केटल मिला जो आधा भरा हुआ था, पर उसके सिवाय और कोई भी यूटेंसिल्स नहीं मिले। इसका मतलब है कि जो भी वांगली के दरवाजे पे आया था उसे पैसा देने, उसकी दी हुई पॉइजन बियर वांगली ने पी तो थी, पर उसने उस आदमी को एक गर्म पानी का कप भी दिया था। फिर किलर ने उसकी बॉडी को फ्रिज में डाल दिया। इस तरह से बॉडी मिलने में काफ़ी सारा टाइम लगेगा
और एविडेंस भी गायब हो जाएगा। और अपने साथ वो बियर बॉटल और उसका खुद का कप ले गया। जब तक बॉडी मिलती है तब तक वो कहीं पे भी हो सकता है। वांग ली ने जो पोर्सिलिन कप अपने किलर को दिया था उसकी एक लिड भी थी। उनके स्ट्रगल में वो लिड ज़मीन पे गिर जाती है। जो किलर है वो टूटी हुई लिड के पीसेस उठाने का ट्राई करता है, पर काउच के नीचे एक पीस रह जाता है और उसके ऊपर उन्हें जंग काइफांग के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। इस पॉइंट पे सारा एविडेंस अपने आप को ही अरेंज कर देता है, जैसे कोई इनविजिबल हैंड उनकी मदद कर रहा हो। 38 ईयर्स अगो जो जंग काइफांग और जो चनहाओ ने जो यहाँ का खून किया था, तब से लेके इस मोमेंट तक सारी डिटेल्स भर रहा हो। वांग ली की बॉडी की डिस्कवरी के बाद ये काम में जो भी सारी की फिगर्स हैं वो सब लोग मर चुके हैं, और कितनी डिटेल्स जो बाकी रह गई, जैसे कि वो मिस्टीरियस डिलीवरी पर्सन कौन था जिसने दोंग चियान की डिलीवरीज की थी, वो बाइकर जो दोंग शाओचिन को फॉलो कर रहा था वो कौन था, और किसने दोंग शाओचिन के घर पे आग लगाई थी, और वो कौन गधा था जिसने पुलिस को भी टेक्स्ट किया था। ये सारे डिटेल्स उन की फिगर्स के साथ ख़त्म हो जाते हैं। उनको सिर्फ जंग काइफांग के सबऑर्डिनेट्स मान के ये पूरी बात ख़त्म हो जाएगी। तावरान फेदू को ये सब बताता है। फेदू कहता है थैंक यू का, मैं समझ गया। पिछले महीने में फेदू जो एक टाइम पे बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था, अब अपनी आधी बॉडी हिला सकता है। वो अभी चल नहीं सकता था, पर एटलीस्ट वो बैठ सकता था और कुछ बातें कर सकता था। फेदू को हॉस्पिटल के एक दूसरे पेशेंट का कॉल आता है। जो फाइजिन की हालत तो फेदू से भी ज़्यादा बुरी थी। फेदू उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है, और ये सब सुन के जो फाइजिन एक लंबे टाइम तक एकदम स्पीचलेस रह जाता है। फेदू कहता है मिस्टर जो, मुझे पता है कि ये आप नहीं सुनना चाहोगे, पर ये मैं फिर से कहूँगा, यू हैव माई कंडोलेंसेस। फाइजिन अपनी आंखें बंद करता है। फेदू उसकी ओर देखता है और पूछता है एक्चुअली एक बात है जो मुझे कभी समझ नहीं आई, तुम्हारे फादर को मारने के लिए जंग काइफांग ने इतना वेट क्यों किया। हाइजिन कुछ कहने जाता है पर उसकी आवाज़ बुरी निकलती है। वो अपनी थ्रोट क्लियर करता है और कहता है जो चनहाओ की हेल्थ हमेशा से अच्छी रही है, पर पिछले साल की फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में उन्हें उसके चेस्ट पे एक शैडो मिली थी। बाद में पता चला कि ये एक फॉल्स अलार्म है, पर इसकी वजह से वो काफ़ी शॉक हो गया था। पिछले साल में उसने काफ़ी सारी बात की थी विल बनाने की। हाशिन ने तुम्हें बताया ही होगा। फेदू नॉड करता है। फाइजिन हंसता है। वो मुझे तो एक्नॉलेज नहीं करने वाला था, मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला था। उसकी पूरी लेगेसी नेचुरली हाशिन को जाती, और तुम उसे जानते थे। वो काफ़ी समझदार था, पर बिजनेस करने के लिए जो चाहिए वो उसमें नहीं था, स्पेशली ऐसा कोई बिजनेस जो आधा इलीगल हो। फेजिन आगे कुछ कहे उससे पहले फेदू उसकी बात समझ जाता है। जो चनहाओ को फाइनली याद आया कि उसके रियल बेटे को कुछ भी नहीं आता, और वो जो ग्रुप की कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को हैंडल नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से जो चनहाओ अपनी कंपनी को क्लीन करना चाहता था। धीरे धीरे वो अपना बिजनेस इलीगल से लीगल करना चाहता था। जो यहाँ तक उसके साथ पहुँचा था, उस जंग काइफांग को उसने धोखा दिया था। फेजिन अपनी आइज़ रब करता है और कहता है थैंक यू प्रेसिडेंट फे, मैं अब आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। वो जा रहा होता है और फेदू उसे इंटरप्ट करता है। तुम्हारे फ्यूचर के प्लान्स क्या है? हाइजिन मुस्कुराता है और कहता है मैं कुछ सोचूं उसका क्या फ़ायदा, अभी मुझे तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना है। फेदू कहता है तुम्हारे पास डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं है और तुमने पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो तुम एक विक्टिम हो। सेट योर माइंड एट ईज, कोई भी ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में तुम इम्प्लिकेट नहीं होंगे। वाइजिन कहता है थैंक यू। फेदू अपनी व्हीलचेयर के आर्म को टैप करते हुए कहता है पर मुझे एक और सवाल है। तुम्हारी फैमिली की सारी ट्रेजेडी, तुम्हारा भाई, तुम्हारी मॉम, ये सब इससे स्टार्ट हुआ कि एक पैटर्निटी टेस्ट किए बिना भी जो चनहाओ को लगता था कि तुम उसके बायोलॉजिकल बेटे नहीं हो। मैं ये समझ नहीं पाया हूँ। वाइजिन कुछ नहीं कहता। फेदू कंटिन्यू करता है इसके सिवाय इस केस में और भी सस्पिशियस चीज़ें हैं। डिटेल्स की तो बात छोड़ो, पर एक बात मेरी समझ के बाहर है। वाइजिन, तुम छोटे से तब से तुम जंग काइफांग को जानते हो। तुम्हें लगता है कि उसके जैसा कोई अपने ही ट्रक के नीचे एक बॉम्ब रखेगा? क्या वो ऐसे मरना चाहेगा? और फिर यांग वो भी तो है,
तुम सबको लगा कि यांगबो कुछ ज़्यादा यूज़फुल नहीं है और तुम सबने क्वेश्चन किया कि वो अपनी पोजीशन तक कैसे पहुंचा। ऐसे इंसान में जंग काइफांग को ऐसा तो क्या पसंद आया कि वो आधी रात को उसे लेने गया। तुम्हें नहीं लगता कि ये अजीब है? हम सिर्फ यहाँ तक इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। जो कुछ भी अब्रॉड में हुआ वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है। ह्वाइजिन, क्या तुमने सोचा है कि हो सकता है कि इस सब के पीछे कोई है, कि शायद जंग काइफांग खुद भी एक चेस पीस ही है? ह्वाइजिन उसकी ओर शौक में देख रहा था। फेदू कहता है, तुम्हारे पास मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। ऑल्सो मैंने हमेशा से सोचा है कि जो कुछ भी तुम्हारी माँ ने सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में रखा था वो सिर्फ एक हार्ट मेडिकेशन का पैकेज नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है? आई होप कि ह्वाइजिन अब शांति पा सकता है। मुझे उसकी पेंटिंग्स पसंद थी। चलो मैं तुम्हें रखने आता हूँ। ह्वाइजिन का दिमाग कहीं और पे था। जैसे वो हॉस्पिटल से जा रहा था वो फेदू की हालत पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाया। फेदू देखता है कि ह्वाइजिन कार में बैठता है और वो स्माइल करता है। फेदू वापस अपने रूम पे आ रहा होता है और वो देखता है कि उसके दरवाजे पे एक लेडी खड़ी है। वो बहुत अच्छे से ड्रेस्ड है और उनके हाथ में एक लंच बॉक्स और फ्लावर्स है और वो फेदू के हॉस्पिटल रूम के अंदर देख रही थी। फेदू को लगा कि वो कोई गलत रूम पे पहुंच गई है तो वो उन्हें जाके हेलो कहता है। यूथफुल ब्यूटीज़ तो कॉमन होती है पर मिडिल एज ब्यूटीज़ काफ़ी रेयर होती है। फेदू ऑटोमेटिकली अपना प्ले बॉय एटीट्यूड निकालता है और कहता है, यंग लेडी, क्या आप अपना रास्ता भूल गई हैं? वो लेडी कुछ नहीं कहती। फेदू कहता है, तुम जो यहाँ खड़ी हो, लगता है मेरा हॉस्पिटल रूम लाइट अप होने वाला है। फेदू अपने रूम में जाता है और एक फ्लावर लेके उन्हें देता है। वो कहता है, मैं यहाँ के इम्पेशेंट डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? क्या मैं तुम्हें छोड़ा? जब से फेदू सब कुछ नॉर्मल खा सकता है तब से उसे हॉस्पिटल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। इनफैक्ट उसका ओरिजिनल आइडिया था कि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके सीनरी एंजॉय करेगा और एक कुक को हायर करेगा जो उसकी ब्यूटीफुल असिस्टेंट्स को लेके आएगा, जिनके साथ वो बात कर पाएगा और उनसे छोटे मोटे काम करवा पाएगा। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे उसकी कोई भी एनर्जी नहीं थी और वो ये सब कह नहीं सकता था और वो अपना परफेक्ट प्लान एक्शन में लाए उससे पहले वेंजो उसके लिए डिसाइड कर देता है। वेंजो कहता है, तुम्हें ये सब नहीं पसंद ना? ठीक है, तो मैं कल से तुम्हारे लिए खाना बना के लाऊंगा। कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, तुम्हें सपोर्ट करना कितना मुश्किल है, कितने नाटक है। उस टाइम पे फेदू ने टैक्टफुली कहा था कि वेंजो खुद भी इंजर्ड है, वो एक इंजर्ड पर्सन को मेहनत नहीं करवाना चाहता। इतना सुन के वेंजो नॉड करता है और फिर उसकी पूरी बात को रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है, तुम चिंता मत करो, ये सेटल हो गया है। वेंजो की कुकिंग वैसे तो काफ़ी अच्छी थी। हाँ, वो कोई सेलिब्रिटी शेफ लेवल की नहीं थी और उसे सिर्फ सिंपल घर का खाना ही बनाना आता था, पर समहाउ ये घर का खाना भी फेदू चुपचाप खा जाता था और फिर वो इसके बारे में सोचता था तो उसे ये बात समझ नहीं आती थी कि वो इतना चुपचाप बैठ के कैसे खा जाता है। वो कंक्लूड करता है कि हो सकता है ये इसलिए है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा फ्री लंच नहीं खाया है। एसआईटी के लिए तो जो ग्रुप का केस क्लोज हो चुका था, पर इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशंस में अभी बहुत कुछ काम करना बाकी था। जब से उसका सस्पेंशन ख़त्म हुआ था तब से वेंजो एकदम बिजी था। आज एक के बाद एक पूरा दिन उसे मीटिंग्स थी और वो कहीं नहीं जा सकता था, तो वो सिर्फ अपनी मॉम को कह सकता था कि वो उसके घर जाके यीगुओ को खाना दे और उसके बाद हॉस्पिटल जाके फेदू को खाना दे। जाने से पहले वेंजो ने तावरान को कहा था कि फेदू को इसके बारे में बता दे। तावरान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब वो उसे कॉल करेगा तब फेदू उसे कहेगा, आप स्पीकर फ़ोन पे हो, प्रेसिडेंट जो भी यहाँ पे है वो जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है। ये सुन के तावरान वर्क मोड में चला जाता है और खाने के बारे में सब कुछ भूल जाता है। जब तावरान फ़ोन हैंगअप करता है तब उसके दिमाग में कुछ था कि वो कुछ भूल रहा है पर उसे याद नहीं आ रहा था और फिर उसे रिपोर्ट भी लिखनी थी, जिसकी वजह से ये अभी का दुर्भाग्य हुआ है। फेदू को देख के कुछ सेकंड्स के लिए मूशाओचिन को लगता है कि वो सच में कोई गलत रूम में पहुंच गई है। जब उसने पिछली बार फेदू को देखा था तभी वो आईसीयू के बाहर आया था। उस टाइम पे वो अनकॉन्शियस था, उसका फेस एकदम पेल था और उसके पतले हाथों में एक आईवी ड्रिप लगाई थी।
वो बेहोश था तो भी उसके फेस पे एक ऐसा एक्सप्रेशन था कि वो कुछ सफ़र कर रहा हो। मू शाओचिन को बाद में पता चला था कि उसकी ये हालत सिर्फ इसीलिए हुई थी क्योंकि फेदू ने उसके बेटे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। और यही सुन के उन्होंने अपने दिमाग में एक स्टोरी इमेजिन की थी कि एक यंग मासूम सा लड़का एक बदमाश के प्यार में पड़ जाता है। उसके बाद जब फेदू जाग जाता है तब वेंजो उसके पेरेंट्स को उसे विजिट करने नहीं देता। वो उन्हें कहता है, मैंने उससे अभी पब्लिक में जाने की बात नहीं की है, हम उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे कि हम एक दूसरे के पेरेंट्स को मिले। अगर तुम लोग ऐसा करोगे ना तो मुझे लगता है कि वो स्ट्रेस हो जाएगा। मू शाओचिन ने उस टाइम पे तो उसे एक्चुअली बिलीव भी कर लिया था। अब फेदू को अपने सामने देख के उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनकी इमेजिनेशन तो काफ़ी आउट ऑफ सिलेबस थी। फेदू हाफ इनकैपेसिटेटेड था, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्लर्ट नहीं कर सकता था। उसके हॉस्पिटल गाउन के ऊपर उसने एक डार्क ग्रे जैकेट पहना था। उसके बाल एकदम परफेक्टली स्टाइल थे और उसने अपने ग्लासेस भी पहने थे। उसने कुछ कहा उससे पहले ही उसके लिप्स पे वो स्माइल देख सकती थी। उन्होंने जो बेचारा बच्चा इमेजिन किया था, ये इंसान उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। मू शाओचिन कहती है, ओह थैंक यू, इन पेशेंट डिपार्टमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है। वो 3 बार उसका हॉस्पिटल रूम चेक करती है और पूछती है, तुम लू वेंजो को जानते हो? फेदू की स्माइल एकदम ही फ्रीज हो जाती है। वो ध्यान से आंसर देता है, ओह वो मेरा कॉलीग है। एक्सक्यूज़ मी, आप कौन? मू शाओचिन उसके वर्ड्स वो मेरा कॉलीग है उसके बारे में सोचती हैं। उनकी एक्सपर्टीज से उन्हें इन वर्ड्स के पीछे कोई और मीनिंग नहीं मिलता। वो सोचती हैं, क्या आजकल के यंग लोग इतने काम और बेशरम हैं उनके रोमांसेस के बारे में? वो सोचती हैं कि नो वंडर उस ब्रैट वेंजो ने उसे 10,000 इंस्ट्रक्शंस दी थी कि ये मत कहना, वो मत कहना, जैसे फेदू एक छोटी बात सुन के शर्मा जाएगा। इतना सब होने के बाद वेंजो ने उस दिन आईसीयू के सामने जो कहा था उसके बारे में उसे फेदू को नहीं बताया है। जैसे उन्हें ये रियलाइज़ होता है वो बहुत ही खुश हो जाती है। वो फेदू को उसका लंच और फ्लावर्स देती है और हॉस्पिटल बेड के सामने जो चेयर है उस पर बैठ जाती है। वो कहती है, मैं उसकी नेबर हूँ। उसने कहा कि आज उसे कुछ काम है और मेरा हस्बैंड ये हॉस्पिटल में है कुछ दिनों के लिए, तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारे लिए खाना लेके आऊँ। तुम्हारे कॉलीग्स तुम्हारे लिए हर रोज खाना लाते हैं? तब तो वो काफी अच्छा है। फेदू जो दूसरे लोगों के एक्सप्रेशंस रीड करने में एक्सपर्ट था, उसे रियलाइज होता है कि यहाँ पे कुछ ऑफ है, तो उसने सीरियस क्वेश्चन को अवॉइड किया और सिंपली अग्री किया कि हाँ कि वेंजो बहुत अच्छा है, और फिर वो सब्जेक्ट चेंज कर देता है। थैंक यू, पर क्या तुम्हारी सच में शादी हो चुकी है? मू शाओचिन को पता था कि ये सिर्फ इनसिंसियर फ्लैटरी है, पर फेदू का चेहरा देख के उन्हें ये भी अच्छा लगता है। वो कहती है, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, मेरा बेटा एक इलेक्ट्रिक पोल जितना बड़ा है। फेदू कंफ्यूज होता है और वो कुछ नहीं कहता। मू शाओचिन को जो इनिशियल शॉक लगा था उसे वो जल्दी रिकवर करती है और अपने आप को तुरंत ही एडजस्ट करती है। आफ्टर ऑल फेदू ने उसके बेटे को बचाया था और आईसीयू के सामने वेंजो की जो इमोशंस थी वो रियल थी, तो वो खुशी से फेदू की फैमिली के बारे में पूछती है। फेदू को पता नहीं था कि क्या आजकल के लोग ऐसे ही एकदम से इतनी सारी बातें करने लगते हैं। वैसे तो वो किसी के साथ भी बात कर सकता है, पर ये मदर इन लॉ स्टाइल का क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए वो कम्प्लीटली अनप्रिपेयर्ड था। फाइचिन के साथ बात करने के बाद उसे अपनी बॉडी और माइंड को आराम देने का चांस ही नहीं मिला था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसे लगा कि उसने कोई मिस्टेक की है। जब मू शाओचिन फेदू को बाय कह के जाती है, फेदू तुरंत ही वेंजो को मैसेज करता है, मेरा खाना डिलीवर करने कौन आया था? फेदू उनके लिए दरवाज़ा खोलता है और पूछता है, आपका फैमिली मेम्बर कौन से रूम में है? मैं आपको वहाँ तक ले जा सकता हूँ। मू शाओचिन उनकी बातों से इतनी खुश थी कि उन्होंने इनिशियली जो नॉनसेंस बात की थी वो उन्हें याद ही नहीं थी। ये क्वेश्चन सुन के वो कैजुअली कहती है, लेग डिपार्टमेंट। फेदू उनकी ओर देखता है, क्या? मू शाओचिन कहती है, नहीं ये गलत है, लेग डिपार्टमेंट जैसी तो चीज़ नहीं होती। वो क्या था? लिम्ब डिपार्टमेंट, लोअर लिम्ब डिपार्टमेंट। एथलीट्स फूड के लिए लोग कहाँ जाते हैं?
ये सब सुन के फेदू सोचता है ये नॉनसेंस करने के जीन्स तो एकदम वेंजो के जैसे हैं। वो अपना बिहेवियर तुरंत ही चेंज कर लेता है। वो अपने फेस पे एक अच्छा एक्सप्रेशन बनाता है ताकि उन पे एक अच्छा इंप्रेशन बने। वो उन्हें मेन डोर्स तक ले जाता है और फिर वो उनके साथ एलिवेटर में जाता है और इन पेशेंट डिपार्टमेंट के मेन डोर्स तक उन्हें जैसे कोई एम्प्रेस हो वैसे लेके जाता है। वो कहता है आप आगे जा सकती हैं। हंसते हुए मु शाओचिन कहती है मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। हे, इतनी सारी बात करने के बाद तुम एकदम से पोलाइट कैसे बन गए? फेदू उन्हें एक स्माइल देता है और कहता है ऐसे ही होना चाहिए। तभी उसके फ़ोन पे मैसेज आता है। वेंजो ने सिर्फ 2 वर्ड्स लिखे होते हैं, मेरी मॉम। विंटर की ठंडी हवा में भी फेदू को पसीना आ जाता है। वो कहता है गुड बाय आंटी, आप ध्यान रखना। मु शाओचिन कहती है मैं अभी तक तो यंग लेडी थी, एकदम से मैं आंटी बन गई। बड़ी मुश्किल से फेदू अपना एक्सप्रेशन मेंटेन करता है और कहता है आप बहुत यंग हो, पहले मुझसे गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी। मु शाओचिन कहती है मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कितने सालों से मुझे एक हैंडसम लड़के ने फ्लावर्स नहीं दिए, आई सपोज इवन वेंजो ने भी नहीं। ये सुन के फेदू अलर्ट हो जाता है। वो सोचता है इसका क्या मतलब था। उसे लगता है कि इन शब्दों के पीछे कुछ इम्पोर्टेंट है। वो कुछ कहे उससे पहले मु शाओचिन एक और भयानक सेंटेंस कहती है मैं ये घर ले जाके अपने हस्बैंड को दिखाऊंगी। इतना कह के वो चली जाती है। अगर फेदू थोड़ा ज़्यादा मूव कर सकता तो वो उनके सामने अपने घुटनों पे गिर जाता। SID पे कुछ मीटिंग्स के बीच में वेंजो को थोड़ा टाइम मिलता है और उसे फेदू का मैसेज याद आता है। वो बहुत सरप्राइज था कि तावरान ने चीज़ें उसे ठीक से एक्सप्लेन नहीं की थी और वो थोड़ा वरीड था कि उसकी मॉम अपना मुंह कंट्रोल नहीं कर पाएगी और कुछ बकवास करके आएगी। तो उसने तुरंत ही फेदू को कॉल किया। क्या हुआ? एक अजीब सी आवाज़ में फेदू कहता है कुछ नहीं, आई लव यू। वेंजो को बहुत अच्छे से पता था कि फेदू के मुंह से निकला हुआ आई लव यू तुमने क्या खाया उस शब्दों के समान था, पर तो भी वो एक्सीडेंटली एक ड्रिंकिंग फाउंटेन से टकरा जाता है। फिर उस शाम को उसे एक रोजेस का बुके मिलता है। वेंजो को एक सेकंड के लिए लगता है कि फेदू ने कुछ गलत काम किया है, पर उसकी कंडीशन देखते हुए अगर वो कुछ करना भी चाहे तो भी उसकी बॉडी उसे अलाउ नहीं करेगी। तो वेंजो शांत हो जाता है। फाइनली कुछ महीनों के बाद फेदू ठीक हो जाता है और वो हॉस्पिटल से बाहर आता है। वेंजो उसे अपने घर पे ले जाता है। घर पे पहुंचने के बाद वो खाना खाते हैं और फेदू कोई भी कंप्लेन नहीं करता। वो उसे जो भी कहे फेदू उसे फाइन कहता है और उसकी चीज़ों के बारे में वो पिकी भी नहीं हो रहा था। ऑफ कोर्स जब रात होती है तब वेंजो को रियलाइज होता है कि ये क्यों है। और यहाँ पे जस्टिस इन द डार्क के 16th एपिसोड का 2nd पार्ट खत्म होता है। यू विल नॉट बिलीव कि मुझे ये रिकॉर्ड करने में कितनी मेहनत लगी है, सिंपली बिकॉज लाइक फेदू और मु शाओचिन का जो इंटरेक्शन है इट्स सो फन। मु शाओचिन का जो कैरेक्टर है आई जस्ट लव हर सो मच। और वो जैसे एकदम से अपना इमेजिनेशन चेंज करती है एंड शी पिक्स अप द पेस एंड फेदू को परेशान करने लगती है। that's so nice। सो मैं आगे बात करूँ उससे पहले लगता है कि 16th एपिसोड इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला, मोस्टली बिकॉज आई थिंक हम अभी सिर्फ हाफ वे थ्रू दी एपिसोड है एंड ऑलरेडी 2 वीडियोस हो चुके हैं। तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी एंड जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे सीन्स ऐड कर रहे हैं जो शो नहीं कर सकता था, जो शो दिखा नहीं सकता था एंड एवरीथिंग। सो ये वीडियोस ज़्यादा लंबे होंगे क्योंकि वी आर फॉलोइंग द बुक एंड एवरीथिंग। सो एनीवे, फेदू ने जो घोटाला किया है इट इज़ सो जस्ट डिलिशियस। लाइक व्हेन यू आर रीडिंग इट इट्स जस्ट सो मच फन, यू आर सो एक्साइटेड। मु शाओचिन इज सच अ फन कैरेक्टर और वो जो भी करती है उसमें इतना मज़ा आता है देखने को। और वो अपने बेटे को और फेदू को परेशान करती रहती है। आई किड यू नॉट, जब मुझे पहली बार वो हॉस्पिटल फेदू के रूम के सामने खड़ी है एंड हमें उसका डिस्क्रिप्शन पता है कि शी इज़ एन ओल्डर लेडी, ड्रेस एलिगेंटली, ब्यूटिफुल है, ऐसा सब। एज अ रीडर यू आर लाइक ओह या ये कनेक्ट हो रहा है क्योंकि शी इज़ द ओनली पर्सन जो हमें पता है इस डिस्क्रिप्शन वाली, तो ये वेंजो की मॉम ही होगी। एंड देन फेदू उनके पास जाता है एंड ही स्टार्ट्स फ्लर्टिंग एंड इट्स लाइक तूने क्या घोटाला किया है वो तुम्हें पता भी नहीं है। इट्स जस्ट सो डिलिशियस।
और फिर जब लास्ट में जाते टाइम मू शाओचिन कहती है कि ये मैं अपने हस्बैंड को दिखाऊंगी कि तुमने मुझे फ्लावर दिया, दैट्स जस्ट सो हिलेरियस। और मू शाओचिन की इमेजिनेशन कि फेदू एक नाइव छोटा सा प्यारा सा लड़का है जो वेंजो जैसे इंसान के प्यार में पड़ गया और उसकी ये हालत हो गई, लाइक गर्ली पप यूर वन ऑफ अस। और जैसे धीरे धीरे फेदू को रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे, पहले उसे रियलाइज़ होता है कि उसे यहाँ पे कुछ गलती की है, फिर वो थोड़ी बात करते हैं और फिर धीरे धीरे उसे रियलाइज़ होता है कि वो जैसे बात कर रही है, जैसे वो इतना सारा बोल रही है, ये एकदम वेंजो जैसा लगता है। तो वो वेंजो को मैसेज करता है ये मुझे खाना देने कौन आया है, और वो अपना सस्पेक्ट करता है तो वो अपना बिहेवियर भी चेंज कर लेता है। वो अभी जो फ्लर्टिंग कर रहा था, प्ले बॉय एटीट्यूड दिखा रहा था, वो सारा चेंज होके एकदम से अच्छा सा संस्कारी लड़का बन जाता है। एंड ही इज़ लाइक उनकी सारी हेल्प करता है, उनको एकदम नीचे तक छोड़ने जाता है और वो दोनों मेन डोर पे पहुंचते हैं और उसे मैसेज आता है कि ये मेरी मॉम है। व्हाट अ ट्रेजेडी कि उसने अपनी मदर इन लॉ के साथ फ्लर्ट किया। सो एनीवे, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।